हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है चैनल में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा बिजनेस कमर्शियल एंड नॉलेज बुक का सी फाउंडेशन कोर्स का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 है। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो आपको पता ही है। हम जो हमारा पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ। पार्ट जो 2 है वो हमारा है इसी का है जो हम करेंगे पब्लिक पॉलिसी के साथ 4.3 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस एंड ग्रोथ। इसके बाद हमारे इस वाले बुक में से 2 चैप्टर आ जाएंगे, जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 के जो कंपनीज के बारे में मुझे बताना है। तो हम पब्लिक पॉलिसी शुरू करते हैं आज, जो हमारा आज का टॉपिक है। चलो बच्चों, अब नोट्स निकाल लो साइड बाय साइड, जिससे अगर कोई कुछ अगर आपको लिखना होगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स या बुक आप निकाल लीजिए, साथ साथ पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है किससे? पब्लिक पॉलिसीज के साथ। ये रहा, जैसे रोहित सेल फायर क्रैकर इन दिल्ली। जो रोहित था उसने क्या करा? फायर क्रैकर बेचा दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। ही वॉज फाइंड बाय लोकल पुलिस फॉर सेलिंग फायर क्रैकर विद एन एक्सपायर्ड ट्रेड लाइसेंस। उसका देखो, इसमें जो पहला जो उसमें जो वर्ड मैं बताना चाहता हूँ, रोहित बम बेचता था दिल्ली में, बट क्या हुआ उसको एक्सपायर हो गया, तो पुलिस वालों ने उसको क्या करा? फाइन कर दिया। फाइन इसलिए करा क्योंकि इसका ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। एक्सपायर मतलब कि मान लो कि 10 जनवरी का था, वो 10 फरवरी तक बम बेच रहा है, तो 1 महीने एक्सटेंड वो बेच रहा है ना। अगर उसको बेचना था तो वो क्या कर सकता था? लाइसेंस को रिन्यू करवा सकता था, जिसको बोलते ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू करा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? उसको फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, सुखबीर एम्प्लॉयड 34 फुल टाइम वर्कर इन हिज गैराज। सुखबीर क्या करता है? एम्प्लॉय करता है 34 फुल टाइम बंदे उसके पास काम करते हैं। उसको एडवाइस किया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट टू पे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल ऑफ देम। उसको बोला गया कि भाई तुम पीएफ का कंट्रीब्यूशन दो सबको। रीजन क्या था? क्योंकि क्या होता है कि हमारे इंडिया में पीएफ और लाइसेंस को काफी मान्यता दी जाती है, सीरियसली लिया जाता है, इसीलिए। Ranga was not allowed to enter Kuwait by immigration officer as he had several visa stamping in Tel Aviv airport in Israel. रंगा को अलाउ नहीं किया कुवैत में इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि क्या था? उसके जो पासपोर्ट में काफी सारे स्टैम्प लगे हुए थे अलग अलग कंट्री के, तो इसलिए उसको इजराइल में मना कर दिया गया आने से। इन इसराइल में भारत वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 3 days इन सिंगापुर एज ही वायलेटेड ट्रैफिक रूल्स। भारत को जेल रखा गया सिंगापुर में, जिसने क्या करा? ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया। इंडिया में क्या होता है? ट्रैफिक रूल्स को इतनी मान्यता नहीं दी जाती, जिसकी वजह से क्या हुआ? उसको कुछ नहीं बोला गया। कोक वॉज ड्राइवन आउट ऑफ इंडिया 1977। कोक को बाहर निकाल दिया गया था 1977 में, क्योंकि क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था रूलिंग पार्टी ने, बट 1990 में उसने वापसी कर ली थी। बात सभी को पता है, क्योंकि क्या होता? तब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई थी। तो हम आगे चलते हैं। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड द पब्लिक पॉलिसी इज गाइडेड बाय सोशल, कल्चर, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर। तो हम ये बोल सकते हैं जो पब्लिक पॉलिसी होती है गाइडेड की जाती है सोशल, कल्चर, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर के द्वारा। इन द 1990s कोक केम बैक टू इंडिया। 1990 में कोक वापस आ गया था, ये आप ध्यान रखने ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन इंडिया स्मॉल फाइन इज देयर फॉर ट्रैफिक रूल्स वायलेशन। इंडिया में छोटा फाइन लिया जाता है ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन करने के लिए, बट सिंगापुर में इसको एक मेजर ऑफेंस माना जाता है, ठीक है ना। ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंस विद इजराइल, इमिग्रेशन ऑफिसर इन मेनी अरब नेशन डिक्लाइन एंट्री ऑफ फॉरेन विजिटर्स हैविंग मल्टीपल वीजा स्टैंपिंग ऑन देयर पासपोर्ट। देखो, आपको पता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर में अरब नेशंस में क्या होता है कि फॉरेन विजिटर्स को थोड़ा दिक्कत आती है जब उनके मल्टीपल स्टैंपिंग होती है उनके पासपोर्ट में। ये बात मैं बता चुका हूं। लाइसेंस एंड पीएफ इश्यूज आर टेकन सीरियसली इंडिया। देखो, लाइसेंस और जो ईपीएफ के इश्यूज को इंडिया में सीरियसली लिया जाता है। तो आपको इन चारों जो मैंने 5 एग्जांपल बताया, 5 एग्जांपल में सब में एक एक बात है। पहले में ट्रेड लाइसेंस था, दूसरे में पीएफ का इशू था, तीसरे में पासपोर्ट वाली प्रॉब्लम थी, चौथे में ट्रैफिक रूल्स वायलेट किया गया, पांचवें में क्या गया था कि मतलब कि इसको कोक को बाहर निकाल दिया गया था। तो लिबरलाइजेशन की बात आ जाती है। तो हमने 5 पॉइंट में कुछ अलग अलग पढ़ा, तो यही पब्लिक पॉलिसीज होती है। आगे हम चलते हैं। These policy issues are not only diverse instance, इसके कोई diverse instance नहीं होते। FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द कंट्री इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। एफडीआई कहां से मिलता है? एफडीआई एक ऐसी पॉलिसी होती है जो इंडियन गवर्नमेंट डिराइव करती है कि वो बंदा कहां से एग्जैक्टली कहां से स्टैंड पॉइंट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी कहां से स्टैंड पॉइंट कर रही है। वेयर रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन इज मोर ऑफ कल्चर फैब्रिक डिजाइन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इंडिया में सबसे ज्यादा जो महत्वता दी जाती है उसको कल्चर फैब्रिक को दी जाती है, ठीक है ना, उसकी कल्चर के बारे में। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग सोशल स्पेशल कंपार्टमेंट फॉर लेडीज। देखो, इंडिया में स्पेशल कंपार्टमेंट रखा गया था लेडीज के लिए ट्रेन में। एनिमेट्स फॉर सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव, सोशल कल्चर के पर्सपेक्टिव को सोच के रखा गया था सारी चीजें। थॉमस आर डाई सेज दैट पब्लिक पॉलिसी इज व्हाटएवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू। थॉमस आर डाई सेज कहते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी इज व्हाटएवर
कुछ भी हो सकती है, गवर्नमेंट वो मर्जी है, वो चूज भी कर सकती है, नहीं भी चूज कर सकती। रिचर्ड जोजे सेज दैट पब्लिक पॉलिसी इज नॉट अ डिसीजन, पब्लिक पॉलिसी डिसीजन नहीं होता, इट इज अ कोर्स और पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, एक तरीके से एक्टिविटी होती है जो सबको फॉलो करनी पड़ती है। पब्लिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू देम इज अ समेशन ऑफ डिसीजन फॉलोड बाय मेनी, इंडियन इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, कि क्या बोलते हैं कि पब्लिक पॉलिसी उनके हिसाब से क्या होता है, सबका डिसीजन में इकट्ठा मानना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इंडिया में एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, वो एक बंदे के हिसाब से नहीं चलती, हजारों बंदों से मिलकर एक सोसाइटी बनती है। देयर आर मेनी ओपिनियंस, काफी सारे ओपिनियंस होते हैं और काफी लीगल सिस्टम होते हैं। अगर हम दुबई की बात करें, दुबई में क्या होता है, लॉस आर स्ट्रिगनेंट होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है बट है बहुत सिंपल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो जो बेटा इतना सा जो पोर्शन है ना, इतना कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं, आप खुद ही रीड आउट कर सकते हो, मैं रीड आउट करके आपके सामने दिखा देता हूं। इन कार्ल जे फ्रेडरिच ओपिनियन, पब्लिक पॉलिसीज प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ए पर्सन, ग्रुप और गवर्नमेंट विद इन अ गिवन एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टिकल। सिर्फ बताया गया, कार्ल का ओपिनियन बताया गया है, विच द पॉलिसीज वाज proposed to utilize and overcome in an effort to reach a global goal or to realize an objective or purpose. In USA में मार्टिन लूथर किंग fought for the right of black people. वो क्या करता था, काले लोगों के लिए लड़ता था। In India, स्वामी विवेकानंद had an inclusive approach towards the downtrodden socially outcast people. स्वामी विवेकानंद ने क्या करा, तो नीचे जाति के लोग थे उनके लिए लड़ते थे। इंडियन पॉलिसीज आर डायरेक्टेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली डिप्राइव्ड क्लासेस। इंडियन में क्या होता था कि हमने जो बड़े लोग थे, जो ऊंची जाति के लोग थे, उनकी मान्यता ज्यादा थी, जो नीची जाति के लोग थे उनको काफी दिक्कतें होती थी। इन सब के लिए भी लड़ना एक वहां पर एक संघर्ष माना जाता था। From the aforementioned discuss, it is clear that public policies are well thought of governmental decision, and these are resultants of various social and economic activities which the government undertakes करती है, the pursuance of clearly defined goals and objective. The nature of public policies has the following characteristics. कि बोला गया कि पब्लिक पॉलिसीज को महत्वता दी जाती है। आपको पता है कि जो नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज का क्या है, पहला जो हमारा गोल ओरिएंटेड, पब्लिक पॉलिसी हमारी गोल ओरिएंटेड होती थी। अगर कोई भी हम काम फॉर्मुलेट करते थे और इंप्लीमेंट करते थे, हमें कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव को देखना पड़ता था। बिना अल्टीमेट बेनिफिट के क्या होता है, कोई भी वेलफेयर हम किसी का भला भी नहीं कर सकते, ना हम अर्निंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, पब्लिक पॉलिसी गोल ओरिएंटेड होती है। जैसे एग्जांपल ले ले, बैंक आर इंस्ट्रक्टेड, जो बैंक्स है उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय गवर्नमेंट टू इनिशिएट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान एंड दे आर बाउंड टू ओपन ब्रांचेस इन विलेजेस। उनको बाउंड किया जाता था कि ब्रांचेस ब्रांचेस ओपन करे, कहां पर, विलेजेस में। ओपनिंग ऑफ लो फ्रिल अकाउंट्स अंडर जनधन योजना, हमने छोटे अमाउंट से जनधन योजना का अकाउंट खोला, हैड बीन मेड मैंडेटरी, उसको मैंडेटरी कर दिया गया। दिस पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ गोल ओरिएंटेड पॉलिसी, एक गोल था कि हर एक बंदे का खाता खुलना चाहिए और पता लगना चाहिए कौन कितने कमा रहा है। पब्लिक पॉलिसी रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट कलेक्शन एक्शन। पब्लिक पॉलिसी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है कि आउटपुट ऑफ गवर्नमेंट कलेक्शन एक्शन, जितना भी कलेक्शन एक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब इकट्ठे जो लोग काम करते हैं। इट इज मीन दैट इट इज पैटर्न और ऑन कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एक्टर्स इन अ कलेक्टिव सेंस दैट बीइंग एज दिस द डिस्क्रीट एंड सेग्रेटेड डिसीजन। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, सब डिसीजन को सोच समझ के लिए आता है, खाली हम डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं। द होल लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन कलेक्टिव एक्शन, जो सारा लीगल सिस्टम है वो सारा कलेक्टिव एक्शन में स्टैंड होता है। द कोर्ट ऑफ लॉ स्टार्टिंग from a magistrate court to Supreme Court, the duties and codes of conduct of the judges, the involvement of lawyer and public prosecutor, the role of police and forensic experts, the appointment of juries and the example of collective action। कि मतलब कि अगर बात करें मैजिस्ट्रेट, अगर मान ले कोई क्राइम करता है तो जो मान लो सपोज क्या हुआ, मैं एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको तभी समझ आएगा। मान लो ये क्रिमिनल है, अब इसने क्या करा, अब इसको सजा दिलाने के लिए क्या करेगा, ये पहले जज होगा, फिर इसके ऊपर मैजिस्ट्रेट होगा, जज होगा, जज मैजिस्ट्रेट एक ही मान लो, मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट साहब या जज साहब हो गए, ठीक है ना, लॉयर होगा, प्रोसिक्यूटर होगा, भाई ये सब लिंक्ड है, ये फिर इसकी गवाही पेश करेगा। मतलब इस तरीके से काम चलता है, खाली अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, कलेक्टिव एक्शन है जैसे इसने बताया लीगल सिस्टम में, ठीक है ना। पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट द गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइडेड और चूज टू डू। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइड करती है और क्या वो चूज करती है। इन द रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नमेंट यूनिट्स टू द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इट इज गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इट कैन बी टेक अ वैरायटी ऑफ फॉर्म लाइक लॉ ऑर्डिनेंस,
court decision, executive order decision, etc. In India, most of these public policy are written statement, and these are decided by government and रेगुलर बॉडीज की पब्लिक पॉलिसी ये बोला जाता है कि रिलेशनशिप में मतलब कि गवर्नमेंट का रिलेशनशिप होता है, जहां पर बोला जाता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को किस तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, कैसे लॉ को देखना चाहिए, कोर्ट के डिसीजन, एग्जीक्यूटिव डिसीजन, जितने सारे डिसीजन को हमें एक साथ देखना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज है जो रेगुलर बेसिस में काम करती है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है पब्लिक पॉलिसी इज अ पॉजिटिव इन द सेंस दैट इट डिपिक्ट्स फ्रॉम द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। हमें इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए एंड इन्वॉल्व इट्स एक्शन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इसका इन्वॉल्वमेंट होती है ऑन विच द पॉलिसी जिसमें पॉलिसी होती है। अब क्राइम जिसने चाकू मारा है तो चाकू वाले डिपार्टमेंट में जाएगा ना। इट हैज सैंक्शन ऑफ लॉ एंड अथॉरिटी बिहाइंड इट, सबके पीछे लॉ एंड अथॉरिटी होती है। इट इन्वॉल्व डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिगार्डिंग नॉट टेकिंग any action on a particular issue. In nations run by autocratic military dictator and dictatorial minority, we see exception and their public policy turns off a negative. जहां हमने देखा जहां पर डिक्टेटरशिप होती है, जहां पर अकेले एक बंदे की बात सुनी जाती है, वहां पर पब्लिक पॉलिसी नेगेटिव साबित होती है, ठीक है ना। फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस हाउस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मेजर फंडामेंटल पॉलिसीज फॉलोड बाय गवर्नमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू न्यू कंट्री। आपको अगर कोई भी न्यू कंट्री में एंट्री करने से पहले आपको उसका फंडामेंटल पॉलिसीज को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसकी पॉलिसीज के बारे में नहीं जानेंगे तो आप गलतियां कर सकते हैं, फिर वो गलती ऑफेंसिव मानी जाती है, ठीक है। ये हमारा पब्लिक पॉलिसी का पॉइंट था जो मैंने आपके सामने पूरा क्लियर कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसका डायग्राम ये है कि डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है। जैसा आप देख सकते हैं पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस ये होता क्या है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे हम पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे क्या होगा, देखिए ये अगर मैं बोलूं सबसे पहले हम पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस नेचर है, फिर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, फिर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, फिर पॉलिसी को इवैल्यूएट करते हैं, आखिर में क्या होते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर दोबारा से पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही वाला हिसाब हो गया कि इट इज अ नेवर एंडिंग एक्टिविटी ऑफ ए मैनेजर। प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, तभी हमारा क्या है पब्लिक पॉलिसी क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं इसको पूरा पढ़ रहा हूं, अब देखना एक बार मैं रीड करूंगा। पब्लिक पॉलिसी इज अ कॉन्टिन्यूस इन नेचर, कॉन्टिन्यूस होता है। इट इन्वॉल्व सर्टेन डिस्टिंक्ट कंपोनेंट एज शोन इन द अबव फिगर। दीज कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड बाय द वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ फीडबैक लूप्स। काफी सारे फीडबैक मिलते हैं तभी हमारा काम होता है। इन इंडिया द लॉ मेकिंग हैज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस। इंडिया में क्या होता है लॉ मेकिंग एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। द इंडियन पार्लियामेंट एट द सर्टेन लेवल, इंडियन पार्लियामेंट में क्या होता है सर्टेन लेवल में क्या होता है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल वेयर एप्लीकेबल। क्या होता है दो बातें, सेंट्रल लेवल में क्या होता है सेंट्रल लेवल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल जहां पर एप्लीकेबल होता है। एट द स्टेट लेवल आर द लॉ मेकिंग बॉडी, स्टेट लेवल में लॉ मेकिंग बॉडीज होती है। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, इंडियन पार्लियामेंट दो हाउस होती है, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ मेकिंग इन रिलेशन टू अ पार्लियामेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल ब्रॉट बिफोर इट एंड देन इट इज ट्रांसलेटेड इनटू लॉ ऑफ लैंड। जब हम कोई भी लॉ बनाते हैं तो हम पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, फिर लेजिस्लेटिव प्रपोजल ब्रॉट उसके सामने आता है, देन ट्रांसलेट किया जाता है लॉ को, उसके ट्रांसलेट किया जाता है लॉ को धरती लॉ की जमीन में। इट डिपेंड ऑन द सोसाइटी टू इंडिया वेयर द वाटर इज कंसिडर्ड फ्री। इंडिया में डिसाइड किया जाता है वाटर फ्री है कि नहीं, बट रियल लाइफ में गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है वाटर को क्लीन करने के लिए, ये बात सबको पता है। गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशनलाइज अ न्यू पॉलिसी टू स्टॉप वेस्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम वेस्टेज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की, उसको स्टॉप करना है। रेन वाटर हमारे लिए काफी जरूरी है, बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिल्डिंग इन मेनी सिटीज, काफी सिटीज में। द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस, थ्री स्टेज में किया जाता है। फेजेस वन, प्री लेजिस्लेटिव फेज, पहला प्री लेजिस्लेटिव फेज होता है जो पहले से आता है, लेजिस्लेटिव फेज एंड लेजिस्लेटिव फेज। जैसे हम इसकी बात करें मैं आपको बताना चाहूंगा, प्री लेजिस्लेटिव फेज कंप्राइजेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ ए न्यू लॉ। यहाँ पर हम नए लॉ को देखते हैं और अमेंडमेंट करते हैं हमारी एग्जिस्टिंग लॉ को लेकर। हम ड्राफ्ट करते हैं एक लॉ के बारे में, प्रपोज लॉ के बारे में। हम इनपुट्स देखते हैं, कमेंट्स हम करते हैं फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड द पब्लिक रिविजन ऑन द ड्राफ्ट बिल टू इनकॉर्पोरेट सच पॉइंट। हम एक एक पॉइंट को देखते हैं जिस हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है ना। एंड गेटिंग द सेम वेटेड बाय लॉ मिनिस्ट्री, और वही चीज हमें लॉ मिनिस्ट्री के बारे में मिलती है। इट इज देन प्रेजेंटेड टू कैबिनेट ऑफ अप्रूवल। अब कैबिनेट ऑफ अप्रूवल को मिलते हैं, हमें क्या मिलता है कि उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कब कैसे किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये पब्लिक पॉलिसी हर जगह फॉलो होती है। द प्रपोज लेजिस्लेशन इज ब्रॉट टू द पार्लियामेंट एंड इट इज रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमिटी। हम क्या करते हैं, प्रपोज लेजिस्लेशन को लिया जाता है पार्लियामेंट के सामने और स्टैंडिंग कमिटी के सामने उनको रखा जाता है जो हमारा लॉ अप्रूव करता है। आफ्टर द कैबिनेट अप्रूव द बिल, जैसे कैबिनेट अप्रूव कर देता है बिल को, इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट में सेंड सम नोटिस डेमोन्स्ट्रेट द इंटेंशन दैट बिल मे बी मूव्ड। उस बिल को मूव किया जाएगा, अगर वो पास किया जाएगा
तो बिल मूव कर, जैसे आपको पता है लोकपाल बिल पास नहीं हुआ था एक टाइम पे क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे। ही रेफर टू द सिलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस, ज्वाइंट कमिटी ऑफ बोथ द हाउस और फॉर इलेक्टिंग द पब्लिक ओपिनियन, की पब्लिक ओपिनियन को रखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। द हाउस votes on the bill with amendments if any. If the bill is passed in one house, अगर बिल को पास किया जाता है एक हाउस में, it is then sent to the of other house, फिर दूसरे हाउस में इसको सेंड किया जाता है। Once the bill is passed by both the houses, जब बिल को पास किया दोनों हाउस के लिए, a copy of the bill, एक कॉपी ऑफ द बिल की is sent to the legislative department of Ministry of Law and Justice for scrutiny, उसके उधर भेज दिया जाता है स्क्रूटनी के लिए, ठीक है ना। Law and Justice for scrutiny, post scrutiny by the Ministry of Law, फिर इसको पढ़ते हैं Justice, it is presented to President of Assent, प्रेसिडेंट की असेंट ली जाती है, बिना प्रेसिडेंट की रजामंदी से कोई लॉ पास नहीं होता। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन अबाउट द बिल एंड मे आल्सो रिटर्न टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, अगर उसको अच्छा लगता है तो एक्ट अप्लाई कर देता है, वरना उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज देता है। आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव असेंट, एक बार जब प्रेसिडेंट बोल देता है हाँ मुझे मंजूर है, द बिल इज नोटिफाइड एज एन एक्ट, उसके बाद एक्ट की तरह नोटिफाई के लिए आता है। These communication and feedback interact in number of ways, काफी तरीके से number of ways में interact हो सकते हैं। Policy making is a dynamic process, dynamic मतलब क्या होता है, change according to the environment। Public policies in almost all cases lay down general directive rather than the detailed instruction on the main line of action to be followed. After main lines of action are decided upon, details of policies the translate the general theory onto more concrete term usually need to execute it। उसके बाद हम जनरल थ्योरी के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से हम इसकी चीजों को इंप्लीमेंट करें। अब पॉलिसी डिसीजन मेकिंग रिजल्ट इन सोशल एक्शन, एक सोशल एक्शन भी माना जाता है। द पॉलिसी ऑफ मोस्ट सोशली सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग सच एज पब्लिक पॉलिसी मेकिंग आर इंटेंडेड टू रिजल्ट इन एक्शन, हमें एक्शन को लिया जाता है। ऑल्सो पॉलिसी डायरेक्टेड एट द पॉलिसी मेकिंग अपार्टस इटसेल्फ सच एज एफिशिएंसी ड्राइव इन गवर्नमेंट और आर एक्शन ओरिएंटेड, कि बोला जाता है कि हमें एफिशिएंसी ड्राइव करना चाहिए जहां पर गवर्नमेंट बहुत इजीली तरीके से काम को कर सके। तो बच्चों ये था हमारा सारा पब्लिक पॉलिसीज के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। नेचर क्या होती है पब्लिक पॉलिसी की? तीन टाइप की नेचर होती है, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी, फैसिलिटेटिंग। रेस्ट्रिक्टिव कौन सी होती है? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी कर्टेल ऑल बेनिफिट इन सब पर्टिकुलर इश्यूज। फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी मे बी इम्पोज टू प्रोटेक्ट इंडियन प्रोडक्ट, कस्टम ड्यूटी किस लिए बनाया जाता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए। अगला होता है रेगुलेटरी जो हमेशा चलता रहता है, जैसे रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। द रेगुलेटर चेक्स डिवीजन इन सेट प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज। आरबीआई इज अ मेजर रेगुलेटर फॉर बैंक, आरबीआई मेजर रेगुलेटर बैंक है, आरबीआई को बाप ऑफ बैंक बोला भी जाता है। आरबीआई ऑल्सो रेगुलेट द मनी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी वाज फॉर्मुलेटेड टू रेगुलेट द इक्विटी, बॉन्ड एंड डेरिवेटिव मार्केट इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीए इज द रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री रेगुलेटरी क्या होता है? जो कभी बंद नहीं होता, चलता रहता है रेगुलेशन के काम के उसके ऊपर। अगला है फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। फैसिलिटेटिंग पॉलिसी आर द वन विच फैसिलिटेट एक्टिविटी, जो एक्टिविटी के बारे में बताया, जैसे मान लो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एज एन एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटिंग पॉलिसी द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्केल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी इज अनदर फैसिलिटेटिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस रेगुलेटरी बॉडी इन नेक्स्ट चैप्टर। हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में एंड रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चों ये हमारा पार्ट सेकंड था। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बच्चों आप लोग मेरा रिव्यू, मुझे आपका रिव्यू अच्छा नहीं मिल रहा है, रीजन क्या है? आप लोग या तो वीडियो नहीं देख रहे या तो आप उसको देख के अनदेखा कर रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। जितना हो सके आप शेयर करिए इस वीडियो को। तो अगली बार हम पार्ट थर्ड में मिलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक पॉलिसी को लेकर। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए।